हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइंड मैप। कौन से चैप्टर का देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 का, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का माइंड मैप हम देखने वाले हैं। लेकिन यदि आपने वन शॉट इसका नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वन शॉट देखें, ताकि आपको डिटेल में जो है कॉन्सेप्ट पता चल जाए, फिर आप माइंड मैप की तरफ बढ़े। ठीक है बेटा। तो माइंड मैप में सबसे पहले बात आती है कैथोड रे, यानी जो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई रेज है उनके बारे में, उनका चार्ज और मास क्या क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एनोड रे की बात आती है, या कैनाल रे की बात आती है, जो प्रोटॉन से मिलके बनी है, उसका चार्ज क्या होना चाहिए और मास क्या होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तीसरा पार्टिकल आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, और उसके ऊपर मास क्या होता है? 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसके बाद एक पार्टिकल आता है जिसे हम अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो अल्फा पार्टिकल है क्या होता है? वो न्यूक्लियस होता है 2He4 का, यानी हीलियम का एक न्यूक्लियस की तरह होता है अल्फा पार्टिकल, जिसका मास जो होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास से, लेकिन जो चार्ज है उस पर वो दुगना होता है प्रोटॉन के चार्ज से। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये सब मॉडल्स हम इसके अंदर देखते हैं। अब मॉडल्स के बाद बात करते हैं हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी जो होगी कभी भी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, वो किसकी फॉर्म में होगी? फोटॉन्स की फॉर्म में होगी, और हर फोटोन की जो एनर्जी हो जाएगी क्या हो जाएगी? E = hν। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। क्या फॉर्मूला आ जाता है? एनर्जी = nhν, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ फोटोन है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड उसकी जो है वैल्यू हो जाती है। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात। फिर हमारे पास इफेक्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? उसके अंदर हम एक मेटल सरफेस ले रहे हैं, मेटल सरफेस के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो वहां से क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनती है वो होती है EI = phi प्लस काइनेटिक एनर्जी। EI क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो हम E = hν से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात फाई। फाई क्या है? वर्क फंक्शन है उस मेटल सरफेस का, यानी कोई मेटल है उसके अंदर कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी ताकि इलेक्ट्रॉन उससे निकल पाए, वो होता है फाई, यानी वर्क फंक्शन। तीसरी बात आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? उस इलेक्ट्रॉन की जो मेटल की सरफेस से निकला उसकी क्या एनर्जी होगी, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते हैं, जैसे न्यू = c/λ, यानी फ्रीक्वेंसी = स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। दूसरी टर्म यहाँ पे आती है, बहुत कॉमनली जो यूज करते हैं वो आती है वेव नंबर, यानी न्यू बार = 1/λ। तीसरा आता है टाइम पीरियड की बात। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 1/ν, यानी फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो टाइम पीरियड हो जाता है। फिर हम जैसे ही आगे चलते हैं हमें देखने को मिलता है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है? ड्यूअल नेचर को बताती है। किसकी? लाइट की। यानी किसी पर्टिकुलर एटम जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। तो यदि वो वेव नेचर शो कर रहा है और पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसे आएगा? एक इक्वेशन से आएगा, जिसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। क्या इक्वेशन होती है? लैम्डा = h/mv। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है उस पर्टिकुलर वेव की जो वो एटम या लाइट या इलेक्ट्रॉन बना रहा होगा। ठीक है। h क्या हो जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाता है। m क्या हो जाता है? मास हो जाता है उस पर्टिकुलर पार्टिकल का। और v क्या हो जाता है? जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल चल रहा होगा। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास बात आती है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कभी भी हम पोजीशन और मोमेंटम किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम नहीं बता सकते। तो उसके रिलेटेड एक रिलेशन आता है। क्या आता है? ∇x × ∇p ग्रेटर देन और लेस h/4π। ठीक है, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है इस तरीके से रिलेट हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमारे पास बोर थ्योरी के अंदर आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें यह बताता है कि जैसे ही हमने लाइट गिरी
तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होगा। अब एक्साइट होगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद वो जब एमिट करेगा रेडिएशन तो वो अलग अलग रीजन में एमिट कर सकता है, यानी यूवी में कर सकता है, विजिबल में कर सकता है, आईआर में कर सकता है। इस तरीके से यदि वो किसी भी हायर से पहली वाली शेल में आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है रेडिएशन एमिट होगा, उसे बोलेंगे हम लाइमर सीरीज। यदि हायर से सेकंड में आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एमिशन रिलीज होगा उसे कहेंगे हम बामर सीरीज, ये जो है विजिबल रीजन में लाई करता है। उसके बाद यदि तीसरी वाली शेल के अंदर आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से तो उसे बोलेंगे हम पार्शन। यदि चौथी में आ रहा है तो उसे बोलेंगे ब्रैकेट। यदि फिफ्थ शेल के अंदर आ रहा है तो उसे बोलेंगे हम पिफंड सीरीज। ठीक है बेटा, जो पार्शन, ब्रैकेट और पिफंड होती हैं ये तीनों की तीनों किसके अंदर लाई करती हैं? आईआर रीजन के अंदर लाई करती हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, यानी रेडिएशन जो बाहर निकल रहे हैं, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होगी? वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या होगा? जहां पर फाइनली इलेक्ट्रॉन आया है, मान लीजिए किसी सातवीं शेल से पहली में आया है तो n1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और n2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, RH क्या होता है? RH होता है यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है उसकी? उसकी वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम जो है वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब वेव नंबर निकाल सकते हैं तो हमारे पास लैम्डा भी आ जाएगा, क्योंकि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमने अभी देखा है न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बात आती है ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। s ऑर्बिटल होता है, फिर p होता है, फिर d होता है, फिर f ऑर्बिटल होता है। जो s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो ऑर्बिटल है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। p ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डंबल शेप के होते हैं। d ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डबल डंबल शेप के होते हैं। और f ऑर्बिटल्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसके अंदर 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो s के अंदर 1 ऑर्बिटल पाया जाता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, d के अंदर 5 पाए जाते हैं, और f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे बात करते हैं तो आता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या है? एड्रेस है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर 2-3 बातें हैं। पहली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n किसे रिप्रेजेंट करता है? शेल को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहली शेल में होगा, दूसरी शेल में होगा, तीसरी में होगा या चौथी में होगा। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू मैक्सिमम हो सकती है। आगे सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर शब शेल को बताता है। किसको बताता है? शब शेल को बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? n-1 से फाइंड कर सकते हैं। यानी पहली शेल है तो उसके लिए क्या हो जाएगी? n-1 में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? l की वैल्यू 0 आएगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो शब शेल होगी वो होगी s। यदि l की वैल्यू 1 आती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो शब शेल होगी वो होगी p शब शेल। फिर 2 आता है तो d, 3 आता है तो f सब शेल हो जाएगी। इस तरीके से शेल्स, सब शेल्स हमें पता लग जाएंगी। आगे तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, यानी शेप के बारे में बता। ठीक है, ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -l से +l हो सकती है, इंक्लूडिंग जीरो। लास्ट में बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर +½ हो सकता है, -½ यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। ठीक है बेटा, तो ये था इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का माइंड मैप। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आपने वन शॉट नहीं देखा है तो जरूर से जरूर जाके देखें, ताकि आपको जो है डिटेल में भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप इसकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।